फिर याद किया। सिनेमा के शायकीन और मौसीकी के शिदाइयों को शीबा का प्यार भरा आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। आज कौन सी शख्सियत से हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं, किनके साथ बैठकर यादें ताज़ा करने वाले हैं? वो एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने हिंदुस्तानी सिनेमा को बहुत कुछ दिया। अगर हम ये कहें कि ये फिल्म मेकिंग से मोहब्बत करते थे, इसीलिए शुरुआती सफ़र इनका कुछ ऐसे गुजरा कि कई सारे लोग इन्हें कहते थे IAS बनो यार, बाहर जाओ, अमेरिका जाओ, PhD ख़त्म करो, ये करो वो करो, क्या रखा है फिल्म मेकिंग में। लेकिन पैशन टुवर्ड्स इंडियन सिनेमा इतना ज़्यादा था, और साथ ही साथ गायकी की भी प्रति, साथ ही साथ लेखन के भी प्रति। ये कहानियाँ बुनते थे, कहानियों में जीते थे। ये हर फन मौला पहले से ही रहे हैं। ये है नन अदर देन अमिताभ वर्मा जी। वेस्ट कुछ इन्होंने नहीं किया है। लव इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम शायद इन्हें लगा होगा, लेकिन क्या गाना उन्होंने फिर लिखा। बस एक पल, हर एक पल को जीते आए हैं ये। यस, वी आर इन कन्वर्सेशन विद अमिताभ वर्मा। आपका बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे शो में। थैंक यू। यादें तो सबसे पहले ताज़ा ये होंगी, अब आपके जहन में मेरी इन बातों से आगाज़ में जो आपका जो मैंने तारुफ दिया, आपको याद आया होगा कि हाँ भाई, शुरुआती सफ़र तो बड़ा अजीब सा रहा। बहुत ही पढ़े लिखे घराने से ताल्लुक़ रखता था, और बिहार का रहने वाला था। वहाँ आधी एजुकेशन हुई, उसके बाद दिल्ली चला आया, दिल्ली से फिर पुणे का सफ़र FTI का, उसके बाद फिर मुंबई आना। मतलब ये सफ़र में काफ़ी सारी चीज़ें सामने आई हैं, काफ़ी कुछ बदलाव आ गया है। लेकिन सबसे पहले ज़रूर तो जानना चाहेंगे कि घर में फिल्म मेकिंग की तरफ किसने ज़्यादा अपोज़ किया? कौन ये कहता था कि नहीं, आपको तो भाई PhD करना है, आपको तो IAS बनना है, कुछ दूसरा करना है? अपोज़ किसने शुरुआती सफ़र में किया? किसी ने नहीं। ओ वाह। किसी ने नहीं। मतलब हमारी जॉइंट फैमिली है, तो और बहुत बड़ी फैमिली है। माय फादर डाइड वेरी अर्ली। आई वाज इन स्कूल एट दैट टाइम व्हेन ही डाइड। या सो इट वाज माय मॉम एंड माय ब्रदर, हिज नेम इज मुकुल वर्मा, एंड ही वाज द फर्स्ट anchor when Doordarshan started morning transmission. So he started breakfast show on Doordarshan. So था, ऐसा नहीं था ऐसा कि था, मतलब घर में कोई ना कोई था जो मीडिया से जुड़ा था। मीडिया से जुड़ा था, एंड ही वाज लाइक अ बिग इंस्पिरेशन फॉर मी, एंड आई यूज्ड टू स्टे विथ हिम इन दिल्ली व्हेन ही वाज डूइंग व्हेन ही स्टार्टेड मॉर्निंग ट्रांसमिशन। तो अच्छा लगता था देख के। एंड मेरे घर में था कुछ, मेरे कुछ चाचा वाचा को था कि भाई IAS बनो, बिकॉज बिहार में बोलते हैं ना, जोक है कि जब बच्चा पढ़ना सीखता है तो उसको ABCD नहीं सिखाते हैं, उसको UPSC सिखाते हैं। ये जोक था। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी बिहार के बहुत सारे लोग आते हैं पढ़ने के लिए, मोस्टली 80-90% IAS बनने के लिए ही आते हैं। तो मेरे बैच में मेरे ख्याल से हम थे, और 2-4-5 और लोग रहे होंगे जिन्होंने IAS नहीं दिया होगा। बाकी सब IAS एस्पिरेंट्स। और उसी का नतीजा है कि हम इंडिया के किसी भी स्टेट में चले जाएं, वहाँ की ब्यूरोक्रेसी में कोई मेरे दोस्त मिल ही जाते हैं, कोई सीनियर जूनियर बैचमेट तो होता ही है। किसी भी स्टेट में चले जाएं, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर ब्यूरोक्रेट्स। तो ये तो आपके लिए अच्छा है ना? बहुत अच्छा है, और उनके लिए भी बहुत अच्छा है कि भाई उनके लिए अच्छा है, क्योंकि मेरा नाम पढ़ते हैं या मेरा गाना सुनते हैं तो उनको बड़ा अच्छा लगता है, तो फ़ोन आता रहता है। वहाँ जब सब लोग सोच रहे थे कि भाई उनको अब अमेरिका जाना है, वो करना है, ये करना है, और आपने जब ये बात रखी थी कि नहीं भाई, मैं तो कुछ और करना चाहता हूँ, मुझे तो फिल्म मेकिंग का शौक है, मैं यही करना चाहता हूँ, तो क्या वो हंसते थे तब आप पर? क्या कहते थे? और आज जब वो मिलते हैं या कहीं आपका वो पुराना ग्रुप मिल जाता है, तो किस तरह की यादें सामने आती है? क्या वो कहते हैं आपको, अरे यार आप तो सच्चे थे यार, सही कहा था आपने यार, बड़ा नाम कमाया आपने? नहीं, हंसते नहीं थे, लेकिन मेरे जो क्लोज फ्रेंड्स थे वो बड़े चिंतित रहते थे हमको लेकर। हाँ, कि अनसर्टेन प्रोफेशन, हम बड़ा मतलब हम काफ़ी दिशाहीन थे एक ज़माने में। और DU में जब थे तो DU में सब लोग हमको एज अ सिंगर जानते थे। I used to sing on stage कॉलेज के या फेस्टिवल्स में, and I used to win prizes. तो people thought I would probably go and try to become a playback singer. क्योंकि आपने शास्त्रीय संगीत की ट्रेनिंग में ली थी बचपन से। हम सीखे हैं म्यूजिक, हिंदुस्तानी क्लासिकल सीखे हैं। तो एक वो था, बट सिंगर बनना है क्या? माय ब्रदर वाज इन दिल्ली, तो बॉम्बे में आके क्या करना होता है उसका कोई भी, आई वाज क्लूलेस अबाउट दैट।
दो माई ब्रदर वॉज इन मीडिया बट दूरदर्शन में एंकरिंग एक डिफरेंट स्पेस है और फिल्म्स इज टोटली डिफरेंट, यू नो, ऑल्सो अ न्यू सिटी। तो ये पता नहीं था कि कैसे सिंगर बनेंगे, क्या करेंगे। और सिंगिंग के लिए एक तो बहुत साधना चाहिए, बहुत डिसिप्लिन चाहिए, जो नहीं था हमें, जो नहीं था, बिल्कुल ही नहीं था। तो अच्छा, और आपने मैं आपको काटना चाहूंगी, जैसे आपके भाई जो है वो दूरदर्शन में थे, हाँ। तो कभी कभी अपने ब्रेकफास्ट शो में आपको बुलाते थे, कभी कुछ गाते थे आप वहाँ पे? नहीं, गाते नहीं थे। एक दो बार गए थे ब्रेकफास्ट शो में। ओके। लेकिन सिंगिंग में था कि जब हम दिल्ली में थे उस समय सलील चौधरी जी, उस समय वो जिंदा थे, तो सलील चौधरी जी का एक कॉयर था। ओके। CPC सेंट्रल प्रोडक्शन सेंटर, दूरदर्शन का ही एक अंग था वो। तो आई वॉज अ पार्ट ऑफ दैट कॉयर। वाह, सलील चौधरी से मिलना नसीब हाँ हुआ? हाँ हाँ, मतलब हम लोग तो हर दिन इंटरेक्ट करते थे उनके साथ, और उनको मेरी आवाज़ का बेस बहुत पसंद था। तो कॉयर में होता है ना, अलग अलग स्केल्स में जो गा रहे हैं, तो हमको बोले तुम्हारा बेस अच्छा है, तुम बेस में गाओगे, तो ऐसा होता था। और उसकी एक बहुत इंटरेस्टिंग याद ये है कि सलील दा के जो बेटे हैं संजय, वो बहुत फेमस म्यूज़िक डायरेक्टर हैं बॉम्बे में, और बहुत सारी फिल्मों के बैकग्राउंड स्कोर देते हैं। ही यूज्ड टू बी देयर, यू नो, एंड आई वाज अ कॉलेज किड एंड ही वाज सलील दास सन। एंड एक उनके असिस्टेंट थे देबूदा, जो अभी कलकत्ता के बहुत बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर हैं। हाँ। देबोज्योति मिश्रा। तो वो दो थे जो कि सलील दा के एज असिस्टेंट्स आए थे वहाँ पे। तो जान पहचान हुई थी। सालों बाद जब बॉम्बे में संजय से मुलाकात हुई, मतलब सलील दास सन, तो आई रिमाइंडेड हिम कि यू नो आई वाज देयर। उनको याद नहीं था ऑफ कोर्स, बट उसके बाद बहुत काम किया। आई रोट, एक्चुअली संजय ने जितने गाने बनाए हैं वो सारे गाने मेरे लिखे हुए हैं। All the songs that Sanjay has composed, they are all written by me. So that was like a big thing कि okay, सलील दा के साथ काम नहीं कर पाए। मतलब ये तो दिल्ली की बात है। हाँ, दिल्ली में उनसे मुलाकात हुई थी, लेकिन उनको याद नहीं था, बट काम बॉम्बे में आने के बाद हुआ। हाँ, लवली। जो आपके जहन में रचे बसे थे, जो म्यूजिक डायरेक्टर्स जिनको आप बचपन से सुनते आए थे, जिनमें एक पंचम दा है R.D. बर्मन, और दूसरे सलील साहब हैं। मदन मोहन साहब के भी आप फैन रहे हैं, लेकिन सलील चौधरी साहब के साथ वक्त सर्फ करना, उनके पास जाकर बैठना, सीखना, रिहर्सल करना, तो ये आपको नसीब हुआ है। तो उसी वक्त क्या जहन में था कि नहीं अब तो सिनेमा को ही पकड़ना है? नहीं, तब भी नहीं था। भी नहीं था। इट वाज मतलब बताया तो बड़े दिशाहीन, और सीरियसली दिशाहीन शब्द ही है मेरे लिए कि कुछ समझ में नहीं आता था, और कंफ्यूज्ड कैरेक्टर, कंफ्यूज थे क्या करना है। और सचमुच मेरे दोस्त बहुत चिंतित रहते थे हमको लेके, क्या होगा इसका, क्या करोगे यार, कुछ कर लो, मतलब चलो बैंक का ही दे दो, बैंक का एग्जाम दे दो। मेरे क्लासमेट्स थे, दे यूज्ड टू सेंड मी, वो अन्नामलाई यूनिवर्सिटी है, हाँ। वहाँ पे MBA होता था, तो दे यूज्ड टू सेंड मी कि यार यहाँ MBA कर लो, मतलब नौकरी मिल जाएगी। करने तो क्या वाले हो? हाँ, करने क्या वाले हो। एंड देन दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में MA शुरुआत किए। एक पॉइंट के बाद लगा कि नहीं, अब हमसे नहीं होगा, आई कैन नॉट टेक इट। सो आई लेफ्ट इट हाफ वे एंड आई जस्ट लेफ्ट इट। एंड दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एक ऐसी जगह है जहाँ लोग एडमिशन के लिए मरते हैं, ठीक है ना। और छोड़ दिया? हाँ, मेरा हो गया था क्योंकि मेरा रिजल्ट अच्छा हुआ था। एडमिशन इसीलिए लिया था क्योंकि कोई फर्दर प्लान नहीं था मेरा, तो अभी क्या करना है, चलो एडमिशन ले लेते हैं। एक साल के बाद आई रियलाइज्ड इट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, सो आई जस्ट लेफ्ट इट एंड आई वेंट टू पटना एंड आई वॉज देयर फॉर अबाउट 6-8 months डूइंग नथिंग, जस्ट रोमिंग अराउंड विथ माई फ्रेंड्स, चाय पी रहे हैं शाम में, पिक्चर देख रहे हैं, ये कर रहे हैं। माई मदर इज टू से कि क्या करना है, जो भी करना है, जो भी करना है। शी नेवर सेड कि ये मत करो, ये करो, या बैंक में करो, या IAS बनो। शी सेड जो भी करना है करो, उसके लिए ट्रेनिंग लो और करो। वाह। तो फिर वहाँ आपने डिसाइड किया FTI जाना है? हाँ, उसकी भी लंबी कहानी है, मतलब ये जाने की लंबी कहानी है। हाँ, लंबी कहानी ये है कि मेरे जो भाई हैं उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी फॉर दूरदर्शन, तो उसमें वो मेरा पहला इंटरेक्शन था। तो उसमें मेरा काम था चाय नाश्ता लाना क्रू के लिए, you know. Wow. Yeah, so that was my first thing, exposure to film making. सीमा भार्गव उसमें एक्ट कर रही थी, तब दिल्ली में रहती थी वो, बहुत साल पहले की बात है। तो फिर लगा, जब उसकी जब एडिटिंग चल रही थी तो बहुत सारे जो फ्लॉज थे जब शूटिंग के समय एडिटिंग के थ्रू कवर हो रहे थे वो, तो लगा यार एडिटिंग या कैमरा कुछ करना चाहिए। कैमरा आई कुडंट डू इन FTI बिकॉज कैमरा और साउंड के लिए तब 12th होना चाहिए था साइंस में, मेरा आर्ट्स था। तो हुआ कि ठीक है एडिटिंग सीखनी चाहिए। फिर भी लगता था FTI में कैसे होगा।
दिल्ली में एक इंस्टीट्यूट खुला था, उसका नाम था IIMC, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। तो उस समय बड़ा छोटा सा इंस्टीट्यूट था, अब तो बहुत बड़ा हो गया। तो आई थॉट उसमें एडमिशन लेते हैं, तो मेरा उसमें भी नहीं हुआ। ऐसे यार मतलब अब इसमें भी नहीं हो रहा है, मतलब क्या, मेरा तो बहुत बुरा लेवल है। बट थैंकफुली FTI में हो गया। सो आई गेस द लक वाज बीइंग सेव्ड फॉर FTI ओनली। तो FTI में हो गया, और उसके बाद तो मेरी लाइफ चेंज हो गई। जब आपका एडमिशन वहाँ हुआ तो आप तो तब क्लाउड्स ऑन क्लाउड्स 9 रहे होंगे कि भाई अब तो मुझे कोई नहीं रोक सकता फिल्म मेकिंग से या सिनेमा में अपना नाम अपना मकाम पाने के लिए। वहाँ आपकी मुलाकात बहुत अच्छे लोगों से हुई, खास तौर से अगर हम प्रीतम दा का नाम लें, जिन्होंने आपको जबरन, हम कहेंगे एक इत्तेफाक भी हो सकता है कि आप दोनों बैचमेट्स थे और बातें होती थी, आपसी बातें, और गिटार लेकर बैठ जाते थे और आपको कहते थे लिखो कुछ। देखिए क्या हुआ था ना, हम लोग दोनों बहुत RD फैंस थे। दैट वाज द कॉमन थिंग। और अक्सर ऐसा होता था कि प्रीतम गिटार लेके प्रीतम के रूम में हम जाके बैठे हुए, हम और प्रीतम, और गाना शुरू कर रहे हैं। एंड आई सैंग मेनी रेयर सॉन्ग्स ऑफ RD जो प्रीतम ने भी नहीं सुना था। आई हैव ऑलवेज बीन अ फिल्म एंड म्यूजिक बफ सिंस माय चाइल्डहुड। तो प्रीतम को बहुत सारे गाने, मतलब जो हाँ कि ये भी RD का है, अच्छा बोला हाँ ये बंगला, बहुत सारे RD ने बंगला के गाने को भी हिंदी में बनाया, बट बहुत सारे गाने हैं जो सिर्फ हिंदी के हैं, तो वो प्रीतम नहीं जानता था। तो उस तरह से हमारी दोस्ती शुरू हुई, और इट्स वो लाइक अ डेली फीचर कि हम और प्रीतम बैठेंगे, गाना शुरू करेंगे। शुरुआत होगी हम दो से और ख़त्म होगी जब 20 लोग बैठे हुए हैं बगल बगल कमरे से आ गए और फरमाइश कर रहे थे ये गाओ ये गाओ। हाँ, महफिल जम जाती थी। तो ऐसा चल रहा था। फिर ऐसा हुआ कि प्लेबैक एक्सरसाइज का एक वो होता है, हमारे कोर्स का एक हिस्सा होता है जहाँ हर यूनिट को एक गाना पिक्चराइज करना होता है। तो हमारे जो डायरेक्टर थे उनका नाम है चारुदत्त आचार्य, बहुत अच्छे राइटर हैं वो। अभी अरण्यक शो आया था नेटफ्लिक्स पे, उसके राइटर हैं, बहुत बढ़िया और बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं। मतलब हम जब बॉम्बे आए थे तो 6 महीने चारू के घर में रहे थे। वी आर दैट क्लोज। वाह, लवली। तो चारू सेट किया, क्यों ना हम अपना गाना बनाएं rather than taking some song। जनरली क्या होता है, कोई हिंदी गाना लेके, क्योंकि स्टूडेंट एक्सरसाइज है तो आप कुछ भी ले सकते हो। हाँ, बंदिश नहीं है। हाँ, तो हुआ अपना स्टूडियो है, प्रीतम म्यूजिशियन है, तुम गाते हो, एक गाना बनाते। चलो ठीक है। फिर हुआ लेकिन लिखेगा कौन ये गाना? तो मेरा एक बैचमेट था शंकर, वो बोलता था मैं लिखता हूँ, कविता करता था। तो हम लोग शंकर के पास गए कि भाई एक गाना लिख दो, ऐसा ऐसा है। बट शंकर का प्रॉब्लम ये था कि वो मीटर पे नहीं लिख सकता था, मतलब धुन दे दिए तो नहीं, वो लिख के दे देगा आप धुन बनाइए। हाँ। बट बोले नहीं ऐसे नहीं। फिर अब राइटर कौन लाए, और प्लेबैक का बजट 2000 रुपये होता है, तो उसमें आपको सब कुछ करना है, कॉस्ट्यूम भी लाना है, ये वो। तो प्रीतम का लॉजिक था, तू ट्राई करना, तू बिहारी है, तू लिख लेगा। दिस वाज द लॉजिक। हाँ, कि तू ट्राई कर, में ज्यादा है। हाँ, करूँ जाना। बोले यार कभी लिखे नहीं, एक ट्राई कर। तो लिखा गया। अच्छा, ट्यून्स उनके पास थी? हाँ, ट्यून थी उसकी। हाँ। उसकी ट्यून थी ऑलरेडी बनी हुई। एक्चुअली जो मुखड़ा था वो चारू ने ही बनाया था और लिखा भी था, उसके आगे का बनाना था। हाँ। तो वो गाना बना और वो FTI लेवल पे बहुत हिट हो गया। तो उसके बाद बहुत सारे डायरेक्शन स्टूडेंट्स ने हम लोगों को बोला कि यार हमारे लिए भी गाना बनाओ। वो ये गाना तो नहीं था जिसका शुरुआत बुखार से था कुछ, मतलब बुखार आपका वहीं पे चढ़ा था। हाँ, वो उस गाने के बोलते बुखार चढ़ गया तेरे चुम्मे से। ये मेरा पहला गाना था और सुपर हिट था FTI कैंपस पे। और उसके बाद बहुत सारे बैचमेट्स आए कि हम लोग के लिए भी गाना बनाओ। तो हमारे लिए तो अच्छा था, प्रीतम के लिए भी अच्छा था। So by the time I left the institute, I had some 8 songs to my credit, which I had written and sung also, क्योंकि local level पे singer थे हम वहाँ पे FTI में। सारे बुलाए मोहे पगली दीवानी मोहे FTI में आप लोगों का फिर क्रेज था, आप और प्रीतम दा का, और आप बहुत पॉपुलर ऑलरेडी हो गए थे दोनों वहाँ पे। हाँ, मतलब क्रेज इन द सेंस कि सब तो दोस्त ही हैं वहाँ पे, लेकिन हाँ कि भाई हमारा भी गाना। तो बताया तो 7-8 गाने थे टू आवर क्रेडिट जो अलग अलग लोगों ने पिक्चराइज किए थे FTI में।
मतलब आपकी वजह से बहुत लोगों को, वहाँ स्टूडेंट्स को फायदा भी हुआ। हाँ, फायदा हुआ, फायदा हुआ। तो चलिए, फायदा तो आपने पहले ही दिलवाया था FTI में, मतलब अपना जो ठप्पा आपने लगवाया था वहाँ पे, मैं मल्टीटास्कर हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, बहुत कुछ कर सकता हूँ, नहीं हम ये कह सकते हैं, क्योंकि आपने किया ना, अब लोगों ने आपको देखा, प्रीतम को भी लगा यार ये बंदा तो लिखता बहुत अच्छा है, आगे जाके अगर मैं कुछ काम करूंगा फिल्म इंडस्ट्री में तो आपको तो जरूर लूंगा। और उसके बाद जब आप यहाँ आए, हालांकि लाइफ इन अ मेट्रो जिसके लिए आपने गाना लिखा, उनके लिए अलविदा, जो बहुत ही पॉपुलर हुआ, अभी भी बहुत पॉपुलर है वो गाना। उससे पहले आपने यहाँ कुछ और फिल्मों के लिए किया, आई गेस विजू शाह के साथ आपने काम किया। मेरी पहले फिल्म विजू भाई के साथ थी। एक्चुअली जब हम बॉम्बे आए तो एडिटर थे संजय बंसाली, खामोशी बना रहे थे। हाँ, उसमें एज असिस्टेंट एडिटर आपने काम किया। तो उसमें हम असिस्टेंट एडिटर थे, क्योंकि खामोशी उनकी में वो पहली फिल्म थी, पहली फिल्म थी, और खामोशी में सारे डिपार्टमेंट हेड्स और सारे असिस्टेंट सब FTI के थे। वाह। तो इट वाज लाइक होम ग्राउंड फॉर अस। और हम लोग कॉमन फिल्म्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि डायरेक्टर भी FTI का है, एडिटर भी FTI का है, कैमरामैन भी FTI का है, साउंड वाला भी FTI से आया। तो हम लोग के लिए वो बड़ा, हाँ, बहुत अच्छा था वो एक्सपीरियंस। एंड टू वर्क विद भंसाली इज लाइक यू लर्न एवरी सेकेंड, यू नो। हालांकि उनकी पहली फिल्म थी, लेकिन क्रिटिक्स, समीक्षकों ने बहुत सराहा। ये अलग बात है कि बॉक्स ऑफिस पर चली नहीं, वो एक दूसरी बात है। बट एज अ स्टूडेंट, एज अ फिल्म स्टूडेंट, फॉर मी इट वाज सच अ ह्यूज लर्निंग एक्सपीरियंस। बंसाली का जो सेंस ऑफ विजुअल है, हिज सेंस ऑफ म्यूजिक, हिज सेंस ऑफ सॉन्ग पिक्चराइजेशन, मतलब, और तब तो स्टीनबेक का जमाना था, मतलब डिजिटल नहीं था, तो फिजिकल फिल्म पे फिल्म काटी जाती थी। तो मतलब आपको 2 फ्रेम भी नहीं मिल रहे हैं, तो हम लोग ढूंढ रहे हैं कि वो 2 फ्रेम कहाँ गए। इट वाज दैट। वाह, व्हाट एन एक्सपीरियंस। मतलब काफी कुछ सीखा आपने वहाँ पे। उसके बाद एज एन एडिटर आपने कई फिल्मों में काम किया या नहीं, या फिर डायरेक्टली आपने फिर विजू शाह के साथ काम किया? उसके बाद क्या हुआ कि कुछ पर्सनल रीजन से हमको दिल्ली जाना पड़ा। ओके, खामोशी के बाद। हाँ, खामोशी के बाद। उसी दौरान दिल्ली जाने से पहले हम ओनेर के साथ काम कर रहे थे एज एन असिस्टेंट एडिटर। उस समय वो वीडियो एडिटर थे। ओके। तो टीवी शोज या कॉर्पोरेट फिल्म्स, तो ओनेर के साथ ब्रीफली हम काम किए हुए थे। ओके, ब्रीफली। सो जब हम दिल्ली से वापस आ रहे थे, इनफैक्ट प्रीतम का फोन आया मेरे पास कि ओनेर की पार्टनर थी नमिता उस समय, तो दे वांटेड टू प्रोड्यूस अ म्यूजिक एल्बम। उस समय म्यूजिक एल्बम्स का दौर था। हाँ। तो प्रीतम सेड कि आई एम कंपोजिंग द म्यूजिक एंड ओनेर वांट्स यू टू राइट द सॉन्ग, बिकॉज मेरे इतने सारे गाने FTI के थे, तो ओनेर ने सुने हुए थे गाने, उसको अच्छे लगे थे। सो दैट वाज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट दैट मी एंड प्रीतम डिड टुगेदर। ओनेर ने प्रोड्यूस किया था, म्यूजिक एल्बम था, 4 नए सिंगर्स थे। द एल्बम वाज कॉल्ड आर्या। और 3 एल्बम एक्चुअली ओनेर ने प्रोड्यूस किए, तो तीनों के गाने मेरे लिखे हुए थे। हाँ, एडिटिंग का कोर्स करके आए। हाँ। संजय बंसाली के साथ फिल्म की एज एन असिस्टेंट एडिटर। उसके बाद लेखन का काम शुरू हो गया। लेखन का काम शुरू हो गया। और आपको एक बहुत दिलचस्प बात बताते हैं। बताइए। गाते तो थे हमेशा से हम, और मेरे भाई भी गाते थे। मेरे भाई शेर शायरी भी करते हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं। क्या बात है। मेरी कभी कोई दिलचस्पी नहीं थी कविता में या शेर शायरी में, कभी दिलचस्पी नहीं, कभी नहीं रही। आई हैव नेवर रेड पोएट्री इन माई लाइफ। Oh, so no one believes this. Yeah, my mother used to always say कि you know, तुम भी अच्छा गाते हो और मुकुल भी अच्छा गाता है, लेकिन मुकुल की समझ ज़्यादा अच्छी है कविता की, इसीलिए it sounds better. तो सब हो गया, ये पास्ट की बात है। When I got my album and then the film and also I called my mother and said कि मतलब आप बोलती थी कि कविता की समझ नहीं है, और देखिए अभी हम फिल्म में गाने लिख रहे हैं। तो मेरी माँ का रिएक्शन था कि आप बॉम्बे में तो लगता है कोई भी कुछ भी करने लगता है। ऐसा था। बट या द फैक्ट इज आई वाज नेवर इनटू पोएट्री। लेकिन अब उनको बड़ा ट्रस्ट एतबार हो आ रहा होगा आप पे यार। ये मजबूरी है क्या, मतलब मजबूरी नहीं है, क्योंकि जैसे आनंद बख्शी साहब थे जिनके आप फैन रहे हैं, जैसे शैलेंद्र साहब थे, खैर वो तो शेर व शायरी करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनका इन्फ्लुएंस आप में था। I'll tell you how I started writing. I knew hundreds of songs, स्पेशली जैसे 70s 80s के 90% गाने के लिरिक्स याद हैं हमको अभी भी। तो वो दैट हेल्प मी, एंड आई वाज अ सिंगर, तो मीटर का अंदाजा था। और गाने, तो वो आई थिंक दैट हेल्प मी बिकम अ सॉन्ग राइटर। अभी भी कोई बोलता है कि पोएट, आई सेड आई एम नॉट अ पोएट, आई एम अ सॉन्ग राइटर। हम ये कह सकते हैं आप बहुत अच्छे लिसनर थे। लिसनर हम थे बहुत अच्छे। एज अ गुड लिसनर आपको हेल्प
मिला काफी, लिखने में भी। खैर चलिए, जो इत्तेफाक से होता है ना वो बढ़िया होता है, और आपके साथ जिंदगी में बड़े इत्तेफाकात हुए हैं, बारहा आपके साथ इत्तेफाक हुए। म्यूजिक एल्बम्स के बाद आए, तो उसके बाद आपको क्या एज एन एडिटर प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे थे, या फिर डायरेक्टली आपने फिर सोचा चलो जो जो मिलता गया उसी को आपने मुकद्दर समझ लिया, अगर ये मिल रहा है तो यही फिलहाल कर ले? नहीं, एडिटिंग चल रही थी मेरी, एडिटिंग चल रही थी। आई वाज एडिटिंग टेलीविजन का एक शो था उस समय, सोनी टीवी पे आता था, शाहीन नाम था उसका, बड़ा अच्छा शो था वो। प्रवेश भारद्वाज डायरेक्टर थे, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। इनफैक्ट उसके दौरान हम लोग की मुलाकात हुई और बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। तो प्रवेश का शो चल रहा था शाहीन, आई वॉज एडिटिंग दैट, और उसकी भी एक है कि उसमें बशीर बद्र साहब, वाह, ओके, नाम तो बशीर बद्र साहब, क्योंकि प्रवेश को शेर व शायरी की समझ है, तो हुआ कि बशीर साहब से लिखवाते हैं। तो बशीर साहब से लिखवाया गया गाना, टाइटल ट्रैक, और वो चैनल ने रिजेक्ट कर दिया। बशीर साहब का गाना? हाँ, अच्छा, उनको अपने उस हाँ, वो चैनल ने रिजेक्ट कर दिया, और शो टेलीकास्ट शुरू होने वाला था, एंड प्रवेश की अरे यार बशीर साहब को रिजेक्ट कर दिया, क्या कहें। उस समय मेरा ये एक और एल्बम आया था जो मेरे लिए उस समय सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था, वो भूपेन हजारिका का एल्बम था। वाओ। तो ऑनेर के जो 3 एल्बम्स थे, वो तीसरा इट वाज विद भूपेन हजारिका। तो भूपेन हजारिका का जो लास्ट रिकॉर्डेड एल्बम था, उसके गाने मेरे लिखे हुए थे। क्या बात है, लवली। तो प्रवेश को हम बोले कि भाई हम भी लिखते हैं थोड़ा बहुत, हम ट्राई करें। तो बोला यार अभी तो कोई भी ट्राई करे जो चैनल हाँ बोल दे। तो एक लिख के हम भेजे, और फैक्स का ज़माना था, भेजे और 5 मिनट के बाद आ गया अप्रूवल, यस दिस इज गुड। आई कांट बिलीव गाइस, बशीर बद्र साहब का इमेजिन। तो हम लोग हंस रहे थे कि लिया। अरे यार बशीर बद्र को रिजेक्ट करके मेरा किया, तो उसमें ये चैनल की बेवकूफ़ी है। मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है कि जिस शो को हम एडिट कर रहे थे उसका गाना भी हम लिख रहे थे, आप लिख रहे थे। बट ये शर्म की बात थी कि बशीर साहब की जो लिखे हुई चीज़ को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन आप तो खुद शायरों को बहुत पसंद करते हैं। आपने भले ही शायरों को ज़्यादा पढ़ा नहीं है, लेकिन आपने सुना बहुत है। सुना है, और बशीर साहब से हम मिले हुए थे जब दिल्ली में थे। तो एक बार हम मेरठ गए थे, तो बशीर साहब के घर गए थे और उनसे मिले थे। I knew who Bashir Badr was and I knew what his status was. Anyways, ये भी होता है ना, कभी हो सकता है चैनल को उस तरह की पोएटिक शायरी तक नहीं चाहिए थी। जो वो आपका होता है डिमांड, मतलब हमारा ऑडियंस क्या है, शायद उनकी शायरी में बहुत वो थोड़ा उर्दू आ रहा होगा, या ज्यादा आ रहा हो, या कुछ ठेठ शब्द थे जो समझ से थोड़े परे थे, इसी वजह से उन्होंने, अदरवाइज तो वो तो महान है और हमेशा रहेंगे। अमिताभ जी, अभी मुझे लगता है एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, हम मिलेंगे राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। जी, आप भी कहीं मत जाइए, देखते रहे अपना खास प्रोग्राम दिल ने फिर याद किया। हम सभी मिलेंगे राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। दिल ने फिर याद किया। ब्रेक के पार आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है, स्वागत है। आज के जो हमारे खास मेहमान हैं, जो सिनेमा के कई पहलुओं पर से पर्दा उठा रहे हैं और साथ ही साथ अपनी ज़िंदगी की कहानी बयां कर रहे हैं, वो है बहुत ही बेहतरीन स्क्रीन राइटर, लिरिक्स राइटर, फिल्म मेकर, एडिटर और न जाने क्या क्या, अमिताभ वर्मा जी। आपका ब्रेक के पार बहुत बहुत स्वागत है। चलिए कुछ और बातें करें जी। क्या ये अलविदा गाना, ये ऑलरेडी प्रीतम ने जब FTI में थे उसकी धुन वहाँ बनाई थी, उसके बाद फिर आपने उस धुन पे लिखा? नहीं, ये गाना हम लोग तब बनाए थे जब हम लोग अपना पहला एल्बम कर रहे थे। ओह, मुंबई आने के बाद स्पेक्ट्रल हार्मनी स्टूडियो हुआ करता था सांता क्रूज में। तो दिस इज व्हेन वी वर वर्किंग ऑन द एल्बम्स, मी एंड प्रीतम, दैट इज व्हेन वी मेड दिस सॉन्ग। ओके। और उसकी भी कहानी ये है कि अगेन चारू दत्त, अब जो बताया ना, चारू दत्त आया हुआ, हम तो बैठे हुए थे FTI वो स्पेक्ट्रल में रहते थे, चारू की कहीं मीटिंग थी, चारू आया बात जैसे मिलने के लिए हम लोगों से, बात में, और चारू की आदत है, चारू बम्बैया है, तो बहुत सारी हिंदी और जो भी हो हमेशा पूछता रहता है इसका क्या मतलब, इसका क्या मतलब। सो ही सेड अच्छा अलविदा का क्या मतलब है, तो आई सेड अलविदा मतलब फाइनल गुड बाय, अब कभी नहीं मिलेंगे। तो बोला बड़ा अच्छा है यार, इस पर कुछ तुम लोग क्यों नहीं बनाते हो। दैट इज हाउ वी मेड अलविदा। ओके, सो चारू का आइडिया था, एंड देन प्रीतम कंपोज्ड समथिंग एंड उस पे आई रोट, ट्यून पे लिखा आपने? हाँ, ट्यून पे लिखा। मतलब बॉम्बे में तो 80% तो ट्यून पे ही लिखते हैं। तो लिखा, और वो गाना ऑफ कोर्स प्रीतम जिससे भी मिलता था उसको सुनाता था, क्योंकि हमारा ट्रम्प कार्ड था वो। तो हंसल से मिलने गया था और हंसल को सुनाया ये गाना। हंसल ने बोला बड़ा अच्छा, लिरिक्स बड़े अच्छे हैं। किसके? तो प्रीतम ने बोला कि मेरा एक फ्रेंड है, बैचमेट है, एडिटर है, उसने लिखा है, अमिताभ वर्मा। और हंसल की जो पहली फिल्म थी जयते, वो स्टीनबेक पे एडिट हुई थी। तो
तो उसको ट्रेलर काटने के लिए एक असिस्टेंट चाहिए था, तो असिस्टेंट अगर स्टीनबेक का है तो मोस्टली एफटीआई का ही होगा। एफटीआई का होगा। तो आई हैड वर्कड विथ हंसल फॉर अ वीक 10 days ऑन द कटिंग ऑफ हिज ट्रेलर। सो हंसल सेड हाँ आई हैव मेट हिम, वो तो आया था ट्रेलर में असिस्ट करने के लिए। तो आई गॉट अच्छा, ये लिखता भी है? हाँ, ये पूछा होगा सवाल। तो ही कॉल्ड मी, हंसल की असिस्टेंट ने मुझे फ़ोन किया कि हंसल वांट्स टू मीट यू। आई थॉट कि शायद एडिटिंग के लिए होगा। हंसल बोला छल करके एक फिल्म बना रहे हैं, हाँ। और तुम्हारा गाना सुने अच्छा लगा तो ट्राई करते हैं, एक पहले गाने से शुरू करते हैं, एक गाना अगर अच्छा हुआ तो फिर और पे काम करते हैं। ठीक है, किसका म्यूज़िक है? तो विजू शाह। तो इट वाज लाइक यार आई एम अ बिग फैन ऑफ विजू शाह। हाँ विजू शाह का म्यूज़िक। तो उस तरह से छल पे काम शुरू हुआ, एक गाना, 2 गाना, फिर फाइनली आई रोट द होल एल्बम। किस्मत ने आपका हमेशा साथ दिया है, और साथ ही साथ जो भी आपके अंदर लालसा थी नया कुछ सीखने की, वो भी पूरा किया है। खैर नियत साफ हो तो सब कुछ हो ही जाता है। और हाँ, आपकी माँ की दुआओं का भी असर था, वो भी। और यहाँ आने के बाद जैसे विजू शाह के साथ आपने काम किया, छल पूरा एल्बम आपने किया, मतलब हम रिकॉर्ड्स के हिसाब से अगर कहें तो छल आपका पहला बड़ा प्रोजेक्ट था फिल्म का जो आपने किया, पहला ही प्रोजेक्ट अगर हम कहें एज ए लिरिक्स राइटर। खैर उसके बाद फिर जैसे आपने कहा कि लाइफ इन मेट्रो का गाना आ गया, तो इसकी कहानी आपने बताई, तो तब आपको लग रहा था ये गाना जो है ये बहुत बड़ा, या प्रीतम को लग रहा था बड़ा हिट होगा, और आपको तब ये एहसास हो रहा था छल के बाद कि लाइफ इन मेट्रो का जो गाना, कि ये गाना जब आ जाएगा छा जाएगा। एक इंट्यूशन होता है ना, क्योंकि आप बैचमेट्स थे, आप एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा वक्त बिताते थे, खूब सारी मस्तियां भी होती थी, हम लोग साथ रहते थे। जब हम लोग बॉम्बे आए तो प्रीतम, मी एंड एक और हमारा फ्रेंड है शुभमोय, हम लोग तीनों साथ रहते थे चारू के घर में। वी हैड दिस थिंग फीलिंग अबाउट अलविदा, बिकॉज जिसको भी जहाँ भी सुनाया था, मतलब चाहे वो फिल्म मेकर कोई हो या अपने बैचमेट्स हो या हम लोग बैठ के खुद, हर आदमी बड़ा पॉजिटिवली रिएक्ट करता था अलविदा से, बड़ा अच्छा गाना यार। बहुत सारे लोगों ने कहा था ये हमको दे दो ये गाना, बट फाइनली इट वाज गिवन टू अनुराग बासु। बट उसके पहले भी बहुत लोगों ने वो गाना बोला था कि दे दो। अच्छा, कई सारे डायरेक्टर्स, फिल्म मेकर्स ने बोला था हमें दे दो, बट होता है ना टाइमिंग मैच, देयर आर लॉट्स ऑफ रीजंस। तो फाइनली मेट्रो में अनुराग ने यूज किया। तो ये गाना फिल्म के लिए लिखा नहीं गया था, ये गाना तैयार था एंड अनुराग टुक इट फॉर द फिल्म। इनफैक्ट अनुराग से मेरी जो सिटिंग हुई कि यार इसका मुखड़ा में ना 1-2 लाइन चेंज करते हैं। प्रीतम पुट हिज फुट डाउन, प्रीतम सेड एक वर्ड भी अमिताभ तू चेंज नहीं करेगा, एक वर्ड भी नहीं चेंज करेगा। एंड अनुराग को बोला अगर तुम चेंज करोगे आई विल नॉट गिव यू द सॉन्ग, बिकॉज वो 5-7 साल से वो गाना सुन रहा था, उसके दिमाग में वो शब्द बैठ गए थे। He did not let अनुराग change a word. इसके अलावा कोई ऐसे गाने हैं और जहाँ पे म्यूजिक डायरेक्टर ने बोला कि नहीं भाई जैसे लिरिक्स है अमिताभ जी ने दिए हैं वैसे ही होंगे, या कभी कहीं ना कहीं ऐसा हुआ है कि आपने अपोज किया है कि भाई मैं गाना नहीं दूंगा अगर आप इसमें चेंज वगैरह करवाना चाहते हैं? तो चेंज का तो नहीं, आई कैन नॉट टेक हिज नेम, इज अ बिग म्यूजिक डायरेक्टर, बट एक गाना था जो कि लिखना था हमको, और थोड़ा सा मेरा कंफर्ट जोन वो थोड़ा सा वो था, मतलब शालीनता से थोड़ा हाँ परे था वो। और आई जस्ट वॉकड आउट ऑफ द म्यूज़िक रूम एंड आई डिडंट गो बैक। मेरी आदत होती है ना कि व्हेन आई एम राइटिंग, स्पेशली इफ आई एम राइटिंग सॉन्ग्स, सो आई एम जस्ट वॉकिंग। अभी बिल्डिंग में अब तो मतलब फ़ोन पे आप लिख सकते हैं, बट एक ज़माना था तो मेरे हाथ में एक छोटी डायरी रहती थी, एंड अपनी बिल्डिंग के नीचे पार्क में आई वुड जस्ट सिट ऑन द बेंच और जस्ट वॉक अराउंड। याद आता था, लिखते रहते। हाँ, तो वो मेरी आदत है। तो उनके साथ भी होता था कि कुछ लिखना है तो आई वुड गो एंड यू नो आई विल कम बैक आफ्टर हाफ एन आवर। सो वी थॉट आई हैव गॉन डाउन और समथिंग। आधे घंटे के बाद उन्होंने फ़ोन किया तो कहाँ हूँ? बोले घर पे हैं। घर पे नहीं कर दिया फिर? बोले कि सर ये नहीं होगा हमसे ये। अरे क्या, एंड ही गॉट सूटेबली अपसेट कि क्या बात कर रहे हैं आप लोग का, यही है, ऐसा है वैसा है, आप लोग थोड़ा बोले सर होता है, बट मेरा तो कभी एस्पिरेशन नहीं था लिरिसिस्ट बनने का, दिस इज़ ऑल बाय डिफ़ॉल्ट। कहीं ना कहीं जहन में मेरे था कि आप हमेशा बंदिशों से आज़ाद रहे हैं, और मुझे लगता है एज ए फिल्म मेकर, एज ए लिरिसिस्ट, एज ए लेखक, एज ए डायलॉग राइटर, अगर आपको बंदिशों में बांध दिया जाता है ना, तो वो जो आउटपुट आना होता है ना वैसे आता नहीं है। कि बहुत हुआ है, किया है कभी दिल पर पत्थर रखकर आपने कुछ अमिताभ जी? नहीं किया है, नहीं, कभी नहीं किया। आई हैव मोस्टली डन विद
people who have called me. I have not gone to them. Lovely. कि उन्होंने मुझे बुलाया है कि अच्छा ये काम अच्छा करता है, तो एक इक्वेशन डिफरेंट रहा है. एक और दिग्गज डायरेक्टर पे आ जाते हैं, राजकुमार हिरानी, ये सब के चहेते. हाँ. जो भी फिल्में उन्होंने दी है वो भी एज एन एडिटर ही पहले सामने आए थे. उन्होंने फिल्म एडिट की, उसके बाद वो एज ए फिल्म मेकर हमारे सामने आए और एक से बढ़कर एक फिल्में दी. उनके साथ पीके में लव इज अ वेस्ट ऑफ टाइम. सो इतना पॉपुलर गाना कि लव इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, जिसको आपने बिहारी टच दिया क्योंकि कैरेक्टर वेस्ट ऑफ टाइम. सो उनके साथ किस तरह से ये एज ए लिरिक्स राइटर पीके में जुड़ने का अनुभव आपका रहा, और क्या वो पहले से आपको जानते थे, क्योंकि आप चूंकि एज एन एडिटर भी, क्या उनके साथ पहले कहीं किसी फिल्म में काम किया था या एक साथ किसी फिल्म के ऊपर काम किया था आपने? तो अंतर्द्वंद हमारे सीनियर ने ही डायरेक्ट किया था. अंतर्द्वंद अगेन इज माय शो रील. तो उसमें आई रोट द स्क्रीन प्ले, आई रोट द डायलॉग्स, आई रोट द लिरिक्स, आई वाज द एसोसिएट डायरेक्टर, आई वाज आल्सो लाइक अ अनऑफिशियल एडिटर. तो बहुत काम किया था और नेशनल अवार्ड मिला था इस फिल्म को. करेक्ट. तो एक स्क्रीनिंग में राजू हैड कम. तो Raju knew me before that. He knew me कि I write and I'm an editor. And you're a multitasker. He knew that. Yeah, he knew me. तो he came out of the screening and मतलब होता है ना, he hugged me and says very well written and he said हम लोग काम करेंगे. We'll do something. I said very nice. और उसके कुछ दिन के बाद I got a call from Raju कि आ जाओ, कुछ एक गाना लिखना है पीके का. That is how I went to Raju. फिर he gave me the situation. Also this character was a alien था, लेकिन वो भोजपुरी सीख गया था. तो थोड़ा वो फ्लेवर चाहिए था कि देसी बिहारी फ्लेवर. तो I have used very typical words जो कि बिहार में यूज होते हैं. जैसे अब तो खैर परफ्यूम ही बोलते हैं, बट एक ज़माना था जब बिहार में सेंट बोलते थे परफ्यूम को. आपने उसका इस्तेमाल किया है. ठीक है ना, सेंट बोलते थे. तो जो पुराने जो हमारे जो एक जनरेशन ऊपर वाले हैं, उन लोग बहुत सारे लोगों ने बोला था कि अरे वाह सेंट यूज़ की हो. क्योंकि तब परफ्यूम नहीं बोलते थे हम लोग, बिहार में सेंट बोलते थे. अरे सेंट लगा के आया है. तो उस तरह का था और काफ़ी लंबा चला था गाना, बिकॉज राजू वो शूटिंग व्हेन दिस सॉन्ग वाज बीइंग रिटन. तो मिलते थे, फिर ही वुड गो टू शूट for 10 days, then he'll come back, then फिर हम लोग मिलेंगे. बहुत बार ऐसा हुआ when he was shooting in town, जो अनुष्का का जो घर था, जो it is supposed to be Delhi but it was in Bombay, तो घर के ऊपर टेरेस था, वहाँ पे जो 2-3 बार होता था कि रात में गए, he was shooting till late night and I would be there. अभिजात used to be there और वहाँ पे बात कर रहे हैं, ब्रेक हुआ तो उसके बाद हाँ चलो क्या है करते हैं. मतलब तो काफ़ी सारे अंतरे लिखे थे आपने इसके लिए, बहुत ज़्यादा बड़ा था. काफ़ी सारे अंतरे लिखे थे, उसमें से फाइनली 2 यूज किए. मतलब ये किसी भी तरीके से आपके पास इस तरह का कुछ लिखा हुआ नहीं था? मेरे पास कभी कुछ लिखा हुआ नहीं रहता है. ओह, ट्यून्स पे. आई एम नॉट अ पोएट, आई टोल्ड यू. आई एम अ सॉन्ग राइटर. तो कभी मतलब आई डोंट राइट विदाउट बीइंग पेड. बेसिकली आप इस इंडस्ट्री में एज ए लिरिक्स राइटर नहीं आए थे. हाँ, आपका फिल्म मेकिंग था, एडिटिंग था, उस वजह से आप आए थे. लेकिन ये होता गया आपके साथ, जो होता गया आपने इसको एक्सेप्ट किया विद ग्रेस. अभी भी बहुत लोग बोलते हैं कि कुछ है लिखा हुआ, तो दो नहीं, कुछ लिखा हुआ है नहीं मेरे पास. आप कुछ बोलेंगे तो हम लिखते हैं. लेकिन आपका थोड़ा बिल्कुल अलग है. शैलेंद्र साहब चूंकि आपके जहन में थे, कहीं ना कहीं लगता है कि शैलेंद्र साहब कभी कभी इस तरह के गाने कहीं ना कहीं लिखते थे इस तरह का, जिसमें हर तरह के शब्दों का प्रयोग होता था, हिंदी का भी प्रयोग होता था. आप कब कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इतने ज्यादा रचे बसे थे ना वो, कभी कभी आपके गानों में थोड़ा लगता है. I'll tell you very interesting and like big thing for me. I don't know. Bhupendra was very fond of me. very fond of me, and he used to always tell me, he said कि एक मेरा lyricist बिहारी था शैलेंद्र और एक तुम हो. He used to always say that and it is a big compliment. Someone, I would not say compare, मतलब फिर भी एक होता है ना कि भूपेंद्र जैसा बड़ा आदमी बोल रहा है कि शैलेंद्र था और तुमको देख के मुझे शैलेंद्र की याद आती है. He used to say that. He used to say that. So it was a big thing for me. अगली और पगली में भी टल्ली एक गाना है. देखिए आइटम सॉन्ग ही उसे कह सकते हैं, लेकिन आपने शब्दों का इस तरीके से प्रयोग किया, बिल्कुल कहीं से छलकता ही नहीं है कि इसमें कुछ वल्गर अल्फाज का इस्तेमाल हुआ है. मतलब जिस तरह मतलब शब्दों को भी आप एक इस तरह का जामा पहना सकते हैं कि वो साउंड भी अच्छा करें और मजा आ जाएगा. मेरे फेवरेट डायरेक्टर्स हैं बासु चारट जी, ऋषिकेश मुखर्जी, साई परांजपे. एक हमारी मिडिल क्लास मॉरलिटी और मेंटालिटी होती है, तो वो इट नेवर परमिट्स मी टू गेट इनटू दैट जोन ऑफ डबल मीनिंग राइटिंग और एनीथिंग जस्ट टू मेक इट पॉपुलर.
वो हम कभी किए नहीं है और हमसे होगा भी नहीं. आई एम नॉट केपेबल, आई वुड नॉट बी एबल टू राइट अ सॉन्ग व्हिच इज लाइक रॉन्ची. आपको बस एक पल मिल जाए, उस एक पल में आप पूरी दुनिया वो समा मेरा सकते हैं. और comfort zone है ना. बस एक पल पे मैं आ गई अभी, क्योंकि पल को लेकर, पल का आपने बहुत सारे गानों में इस्तेमाल किया और अच्छे तरीके से, और हर बार कुछ अलग साउंड करता है. देखिए अनिल के साथ आपने बहुत अच्छा काम किया है, और उनके साथ फिर माय ब्रदर निखिल, सॉरी भाई, वो भी तो उन्हीं के साथ थे. माय ब्रदर निखिल के तो डायलॉग्स भी मेरे लिखे हुए थे. करेक्ट, उसके डायलॉग्स भी आपके लिखे हुए हैं. कहीं ना कहीं जो आपके दोस्त हैं ना, उन्होंने हमेशा ये सोचा कि दूसरे लिरिक्स राइटर को लेने के बजाय अगर हमारी मानसिकता, हमारी थिंकिंग इनके साथ अच्छी जम जाती है, कोलैबोरेशन अच्छा होता है, तो इन्हीं से लिखवाओ. ये आप कहीं ना कहीं फील करते हैं. और खासतौर से बस एक पल, किस तरह से आपने फिर लिखा बस एक पल? लग रहा था तब कि ये टाइटल ट्रैक जो है इतना हिट हो जाएगा इसका? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. बस एक पल मिथुन का पहला गाना था. उनके साथ भी आपने काम किया? बहुत काम किया है, मिथुन के साथ बहुत काम किया. वंडरफुल म्यूजिक डायरेक्टर. या वेरी नाइस. एंड अ सिंगर टू. या तो पहला गाना था. और पहले इस गाने में बस एक पल नहीं था. देन आप बस एक पल को हटा लीजिए, वो गाना था. बट हिट तो सिर्फ बस एक पल, और इसको इतना यूज किया है ना, क्योंकि वो बस एक पल फिल्म का नाम था, टाइटल ट्रैक था. सो ओनर वांटेड कि भाई बस एक पल होना चाहिए, कहीं तो लगे कि तो देन बस एक पल वाज एडेड इन दिस. बट अदरवाइज गाना था विदाउट बस एक पल. मिथुन ने जो गाना बनाया था उसमें बस एक पल का था ही नहीं. इट वाज एडेड लेटर ऑन. इतना हिट होगा मालूम नहीं था, बट इट साउंडेड वेरी नाइस. इट द मेलोडी अच्छी थी और प्रोडक्शन बहुत अच्छा था. मजा ही आया, बहुत मजा अनिल आया. के और साथ के गा रहा था. के की बात अब आ गई. के साथ जैसे अलविदा भी, और उसके बाद के साथ आपने बहुत पल की बात करें. एक और गाना था, एक फिल्म थी अनकही, विक्रम भट्ट की. वाह, उसका ईशा देओल और आफ्ताब शिरदेसानी, तो उसमें भी एक गाना था उसका. एक्चुअली उसके 3 वर्जन थे. उस गाने का मुखड़ा था एक पल के लिए ही सही, घड़ियां हमको मिली मखमली प्यार की. तो उसमें के का वर्जन था, सोनू निगम का वर्जन था और श्रेया का वर्जन था. तो पल की जो बात बोली थी कि एक मेरा पल वाला गाना वो भी है. जिंदगी में अलग अलग वक्त पर आपके अलग अलग पल आपको नसीब हुए. हर पल को आपने यूटिलाइज किया, हर पल में आप जिए और उसको बखूबी जिया है. एज ए लिरिक्स राइटर जो पल मिले उन्हें बखूबी जिया, एज ए फिल्म मेकर जो पल मिले उन्हें बखूबी जिया, एज ए एडिटर जो पल मिले उन्हें बखूबी जिया, और एज ए सिंगर जो बाद में पल मिले उनको बखूबी जिया. और कहीं ना कहीं कभी कभी लगता था कि प्रीतम दा को कह दें कि यार ये गाना मैं ही गाऊंगा, या उन्हीं से बात करें, यार दोस्ती में एक गाना मुझसे गवाओ ना. कभी जहन में आया बोले कि ये गाना मुझसे कहो, मैं भी अच्छा गाता हूँ भाई? I'll tell you something. मेरा शास्त्रीय संगीत का ज्ञान है. I am not a very pushy person. I told you. I am not. और बहुत दोस्ती में, यारी दोस्ती में भी लेकिन वो होता है ना, I feel very embarrassed to ask for a favor. और हमको आई न्यू कि सिंगिंग का क्या सिचुएशन है. वहाँ पे ऐसा हो रहा था, आई न्यू कि 4 गाने, मतलब 4 सिंगर आके एक ही गाना गा रहे हैं, वो रिजेक्ट हो जा रहा है, फिर फाइनली कर रहे हैं. ऐसा यार इसमें स्क्रैच गा के उनको छोड़ रहे हैं. के, और बड़े बड़े सिंगर्स, और मतलब काफ़ी बार मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो जाती थी कि किसी बड़े सिंगर को बुलाया गया, गवाया गया, एंड दैट वर्जन इज स्क्रैप्ड, यू गेट अनदर सिंगर. वो चल रहा था बहुत ज़्यादा. तो अपनी असलियत तो जानना ज़रूरी होता है आदमी को. प्लस ये होता है कि वो डिसिप्लिन हम में नहीं था सिंगर बनने का. अभी जो हम गाते हैं शौकिया गाते हैं अपने, हाँ वो डिसिप्लिन नहीं था मतलब. लेकिन अभी तो डिसिप्लिन आपके अंदर आपकी वाइफ ने जगाया ना, तभी तो आपका वो एज एन इंडिपेंडेंट गाना सामने आया. जी 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 जी, वो जगाया है जो आपने शूट किया है. हाँ, वृंदावन में. अवल्ला नाम है उस गाने का. हाँ, बहुत ही पॉपुलर है वो गाना और बहुत अच्छा है. हाँ, वो थैंक्स टू माय वाइफ. वो उनकी वजह से है कि आई स्टार्टेड सिंगिंग अगेन. और एक गुरुजी हैं हमारे, कमलेश शमानिया, वो आते हैं हर हफ्ते. अभी भी? हाँ, अभी आके, और हर हफ्ते. एक्चुअली दैट इज़ द ओनली टाइम आई सिंग. पूरे हफ्ते वो सालों से बोल रहे हैं कि सर चलते फिरते भी कभी आधा घंटा रियाज कर लिया कीजिए, लेकिन कभी होता नहीं है. बताया तो वो डिसिप्लिन है ही नहीं हमें. तो वो संडे को आते हैं और संडे को 1 घंटा बैठते हैं. तो दैट इज़ द ओनली टाइम वो थोड़ी सरगम की प्रैक्टिस करते हैं, और उसके बाद एक गाना रिकॉर्ड करते हैं जो इंस्टा पे हम डालते हैं. So that is the only time I sing once a week for like one hour. इश्क आप भी अवल्ला, इसके काम भी अवल्ले. इश्क आप भी अवल्ला, इसके काम भी अवल्ले. इश्क आप दीवाना, इसके आशना है पगले. इश्क आप दीवाना, इसके
आशना है पगले। अमिताभ जी, आपके साथ बड़ा अच्छा लग रहा है। बातों का सिलसिला हम जारी रखेंगे। आपके कई और गानों पे बातें होंगी और आप को जो फिल्में मिलती हैं, किस तरह से इत्तेफाकन आपके साथ ये फिल्में सामने आई हैं, वाक़ये सामने आए हैं, इस बारे में भी बात करेंगे। पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। हम आपसे भी मिलेंगे राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। दिल ने फिर याद किया। A warm welcome to you all after the short break। हमारे साथ आज महवे गुफ्तगू है नन अदद दन हिंदुस्तानी सिनेमा का जाना माना नाम अमिताभ वर्मा जी। ब्रेक के पार आपका भी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। इंडस्ट्री में लोग कहते हैं कि ये हरफन मौला कौन है यार, इतना किस तरीके से सहजता के इंसान में हो सकती है और इतना क्षमता कैसे हो सकती है, सलाहियत की हर एक चीज़ वो करता है। कैसे मैनेज कर लेते हैं आप? क्योंकि अगर हम फिर आगे साला खड़ूस भी देखें, उसके स्क्रीन प्ले और उसके डायलॉग्स आपने लिखे हैं। इनफैक्ट और भी कई सारी फिल्में हैं, स्क्रीन प्ले डायलॉग्स भी आप लिख रहे हैं, फिर गाना भी लिख रहे हैं। ये सारा मैनेज करना, और आपने जो फिल्म एक डायरेक्ट की रिसेंटली श्रेयस तलपड़े के साथ, तो वो कहीं ना कहीं वो जो आपके खास डायरेक्टर्स रहे हैं, जो आपके जहन पे काबिज थे, ऋषिकेश या बासु चटर्जी, उसी तर्ज की वो फिल्म है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये सारी चीजें कैसे कर पाते हो आप? जब हम FTI में थे ना, तो FTI में हिंदी बोलने वाले कम होते हैं। मतलब यू हैव पीपल फ्रॉम केरला, फ्रॉम तमिलनाडु, फ्रॉम गुजरात, फ्रॉम वेरेवर, सो उनकी भाषा हिंदी नहीं है। तो और हम लोगों के जो प्रोजेक्ट्स, आई स्टार्टेड राइटिंग फॉर फिल्म्स इन इंस्टीट्यूट, क्योंकि मेरी हिंदी अच्छी थी। और तो बहुत सारे डिप्लोमा फिल्म्स के डायलॉग्स वहाँ पे, दैट इज़ वेयर आई स्टार्टेड। कि किसी फ्रेंड ने बोला कि यार डायलॉग लिख दो ना मेरी फिल्म का, सो आई वुड राइट। या डबिंग करते थे, बिकॉज अगेन मेरी हिंदी मतलब साफ हिंदी है, तो कोई डबिंग करना है अगर, तो फिर बहुत सारी डिप्लोमा फिल्म्स की डबिंग हम जाके करते थे, क्योंकि हिंदी बोलने वाले कैरेक्टर्स है उसमें। तो राइटिंग भी वहाँ से शुरू हुआ था। आई नेवर टुक इट सीरियसली। I never took my script writing seriously. I never took any writing seriously. आपने क्या संजीदगी से लिया फिर? वो हम जानना चाहते हैं। कुछ नहीं लिया संजीदगी से। I got, तो इतना अच्छा काम कैसे कर पाते हैं? I kept getting lucky. I kept getting lucky, and God was kind. I never took anything seriously. You never took anything seriously, लेकिन माँ वहाँ से कॉल करती थी, माँ का फोन आया, माँ का फोन। मुझे तो लगता है ये माँ का फोन आया जो है ना, जो खूबसूरत फिल्म में आया, सचड़ के बोला, बार बार माँ कॉल करती थी। कुछ तो संजीदगी से ले लो अमिताभ जी। मेरी माँ ऐसी है ना, शी इज़ वेरी ब्लंट। हाँ, शी इज़ वेरी ब्लंट। और वो चीज़ हम लोगों में आ गई है कि मतलब अगर अभी भी जैसे कोई गाना रिकॉर्ड करके हम इंस्टा पे डालते हैं, वो सुनेंगी, फ़ोन आएगा, अच्छा नहीं गाए, क्रिटिक है बड़ी समीक्षक। शी इज़ लाइक दैट, शी इज़ वेरी ब्लंट, शी इज़ वेरी ब्लंट। अच्छा नहीं गाए, थोड़ा अच्छा गाओ, हाँ और अच्छा गाओ थोड़ा, या जिस दिन अच्छा गाएंगे शी विल से हाँ बहुत अच्छा गाए, बट शी इज़ केपेबल ऑफ सेइंग बहुत बेकार गाए। She is capable of saying that. ये कह सकते हैं एक क्रिटिक होना घर का ही बहुत जरूरी है। वो आपको आगे बढ़ाता है, हौसला भी देता है, और बार बार ये कहता है जमीन पर ही रहो और अच्छा करो। हाँ, मतलब फेम को सर पे चढ़ने नहीं देता। राइटिंग का भी ऐसा ही हुआ था। माय ब्रदर निखिल जब बन रही थी ना, इट वाज अ वेरी स्मॉल बजट फिल्म, एंड पहले था कि डिजिटल फिल्म बनाते हैं, ये करते हैं, तो भाई कम पैसे हैं, तो ऑलमोस्ट फ्री में था। एंड था कि चलो ठीक है अमिताभ, तुम तो डायलॉग लिख सकते हो ना, तुम गाने तो लिखे रहे हो, डायलॉग भी लिख दो, ऐसा था। सो आई रोट द डायलॉग्स एंड सॉन्ग्स। और ओनिर पहली फिल्म बना रहा है, हाँ, दोस्त है, ही हैज गिवन मी 3 chances टू राइट सॉन्ग्स, ही हैज गिवन मी अ चांस टू वर्क विद भूपेन हजारिका, तो ऑफ कोर्स व्हाटएवर फॉर हिम। हाँ, मतलब आई एम लाइक दैट। अभी भी हम बहुत सारा काम फ्री में करते हैं। कोई अगर दोस्त बोल रहा है, में ही हो रहा है ना, एक दूसरे की हेल्प नहीं, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो दोस्त नहीं है, बोलते हैं यार बजट नहीं है, पैसा नहीं है, लिख दो। आई डू दैट, आई डू दैट। लवली। कौन करता है ऐसे? पहले तो साइनिंग अमाउंट लेते हैं। नहीं, आई एम श्योर करते होंगे बहुत लोग, बट आई ऑल्सो डू। देखिए, इसी वजह से आपका काम बोलता है, वो खिल कर आता है। अमिताभ वर्मा जी को अगर लोग जानते हैं, कहते हैं इंसान भी बहुत अच्छा है यार, इंसान होना बहुत जरूरी है। हाँ, ये आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस फैक्ट, बिकॉज़ इंसान होना बहुत जरूरी है कि इंसान अच्छा है। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। हाँ, जैसे हम वो फोन, माँ का फोन आया तो आपने कहा हाँ माँ फोन करती थी, ये अच्छा नहीं लिखा और अच्छा लिखो, तो माँ का फोन आया जहन में कैसे आया, और खूबसूरत फिल्म में इसको कैसे डाला गया, ये बताइए। क्योंकि इस तरह के गाने बहुत कम बनते थे तब, और ये इतना कैची है, इतना कैची है। और क्या वाकई में ये फिल्म में रखना था? स्नेहा का म्यूजिक था, स्नेहा खानवलकर। तो हम लोग काम कर रहे थे प्रीत न करियो कोई। इस बात का बहुत दुख है कि वो गाना उतना पॉपुलर हुआ नहीं, बड़ा अच्छा गाना है वो। एंड खूबसूरत का मेरा फेवरेट गाना वही है, प्रीत न करियो कोई। और
इस फिल्म में सिचुएशन ऐसी थी कि किरण खेर बार बार सोनम कपूर को फ़ोन करती है, तो रिया का था कि कुछ रिंगटोन बनाते हैं समथिंग वेरी स्पेसिफिक टू सोनम्स फ़ोन, कि बार बार जब जैसे भी फ़ोन आएगा तो एक पॉइंट के बाद फिल्म में पता चल जाएगा कि उसकी माँ ने फ़ोन किया है, तो वो रिंगटोन रहेगा। तो उससे बात शुरू हुई। तो पहले स्नेहा ने रिदम बनाया एंड माँ का फ़ोन आया, क्योंकि वो तो डमी लिरिक्स थे, माँ का फ़ोन आया, अच्छा माँ का फ़ोन आया कर, फिर लगने लगा कि नहीं यार बड़ा अच्छा फिट हो रहा है, तो अच्छा आगे कुछ लिखते हैं। रिया सेट कि यार पूरा गाना बनाते हैं, बड़ा कैची लग रहा है और ये बड़ा वो हिट है, तो ऐसे बन गया। हाँ, फिर आगे कुछ लिखते हैं, करते आगे अंतरा लिखा गया और मतलब ऐसे ही बन गया। बहुत अच्छा काम आपने किया। खैर आपके काम की जितनी भी तारीफें की जाए कम है। भले ही आप पोइटिक शायरी नहीं करते हैं, बट आप वो शायरी करते हैं जो दिलों को छूती हैं। आप गलत चीज़ें उसमें नहीं डालने की कोशिश करते हैं और ना ही आपने हमाकत इस तरह की है। कहीं ना कहीं आपको ये भी लगता है क्या कि ठीक है पोइटिक शायरी आजकल नहीं चल रही है, लेकिन जो लोगों को पसंद आता है वक्त के साथ चलना चाहिए, इस बात पर आप खुश है या आपको लगता है कि पोइटिक शायरी की ज़रूरत है जहाँ जहाँ लगे? फिल्म्स वैसी होती हैं जैसे सोसाइटी होती है, दे आर अ मिरर, ठीक है। तो अभी आप देखिए तो शायराना अंदाज में कोई बोलता नहीं है। मेरे खुद बच्चे जो हैं वो अंग्रेज़ी में ज़्यादा बोलते हैं, हिंदी कम बोलते हैं। और एक पॉइंट था जब हमको जो होता है ना इंग्लिश टर्म बोलते हैं, तो एक टाइम था जब आई हैड अ प्रॉब्लम पुटिंग इंग्लिश वर्ड्स इन अ सॉन्ग, आई हैड अ प्रॉब्लम, बट देन आई रियलाइज्ड कि आई एम राइटिंग अ सिचुएशनल सॉन्ग, आई एम नॉट राइटिंग एन इंडिपेंडेंट सॉन्ग। If I am writing an independent song, then I would write it according to my liking. But if I am writing to a film situation, I'd better write according to the characters of the film. हाँ, correct. You know, तो गुरुदत्त की फिल्म में हमेशा होता था। गुरुदत्त की फिल्म में पोएटिक भी होती थी और जो जॉनी वॉकर के गाने होते थे बहुत टपोरी होते थे, क्योंकि वो सिचुएशनल गाने होते थे। जॉनी वॉकर के जो भी है, कहीं हमारे डर के चूहा तो नहीं हो गया, दैट वाज नॉट पोएटिक, दैट वाज अकॉर्डिंग टू दैट कैरेक्टर। You know? तो आपके हिसाब से कैरेक्टर के हिसाब से अगर डिमांड है तो कैरेक्टर के हिसाब से लिखो, जहाँ जरूरत है, एज लॉन्ग एज वो अश्लील ना हो। वाह, वेरी नाइस। तो वो मैं समझ गई। इसी वजह से आपके गाने अच्छे हैं। और जहाँ जहाँ आपको लगता है कि बंदिशों में मुझे नहीं रहना, मुझे अपनी तरीके से लिखना है, तो वहाँ तो आप अलग काम कर ही रहे हो एज एन इंडिपेंडेंट लिरिक्स राइटर एंड फिल्म मेकर। अगर आप चाहें तो आने वाले वक्तों में आप किस तरह की फिल्में लाना चाहते हैं? क्या इसी तर्ज की होनी चाहिए जिस तरह की बासु चटर्जी की थी, ऋषिकेश मुखर्जी की? हालांकि उनकी फिल्मों को आज के यंग जनरेशन उतना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन हमारे लिए वो इंस्टीट्यूशन है। अभी जो फिल्म्स हम पिच कर रहे हैं, एक फिल्म के लिए श्रेयस ने फिर हाँ बोल दिया है। वाह। और वो मेरी अगली फिल्म होपफुली होगी। तो इट्स अ कॉमेडी, इट्स अ सिचुएशनल कॉमेडी। उनके साथ 3-2-5 आपने की थी? हाँ, 3-2-5 की थी और बहुत अच्छा हमारा वर्किंग रिलेशनशिप रहा है। एंड श्रेयस एक तो बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छे एक्टर है, एंड ही इज़ अ वेरी नाइस गाय, ही इज़ अ वेरी नाइस गाय, बहुत सिंपल एंड वेरी नाइस गाय। तो उनके साथ तो था ही कि काम करना है, तो हमारी अगली फिल्म श्रेयस के साथ ही है। होपफुली इस साल वो बनेगी। दैट्स अ कॉमेडी अगेन, इट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बासु चैटर्जी इन्फ्लुएंस दैट फिल्म, ठीक है ना। एंड इट इज़ अ नॉटी कॉमेडी। Wow. It is not Rishida, it is Basuda. It is Basuda. It's not Rishida, it's Basuda. जो आपकी मेंटर है बासुदा। या। चलिए अच्छा है, आप एक ट्रिब्यूट दे सकते हैं बासुदा को अपने तरीके से। इनफैक्ट जब हम 3-2-5 बनाए थे तो 3-2-5 में भी आई वांटेड टू डेडिकेट इट टू बासु चैटर्जी एंड आई वाज ट्राइंग टू लुक फॉर हिज डॉटर्स नंबर। नहीं मिल पाया था। आई आस्क्ड सो मेनी पीपल, फेसबुक पे भी डाला था, बट पता नहीं चल पाया उनका नंबर। अदरवाइज आई वुड हैव स्पोकन टू हर एंड आई वुड हैव मेट हर एंड आई वुड हैव टेकन अ परमिशन। होपफुली इस फिल्म में I will do that. You are going to do that. Yeah, okay. Hopefully. Wish you all the very best. Yeah. अमिताभ वर्मा जी, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करते हुए और कई सारी बातों पर से पर्दा उड़ गया, कई सारी यादें ताज़ा हो गई आज के हमारे इस प्रोग्राम में। आइंदा वाकई में आपको प्रोग्राम में फिर से शिरकत देंगे और आपके साथ खूब सारी बातें करेंगे। एज ऑफ नाउ बहुत बहुत शुक्रिया। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए। थैंक यू। उम्मीद करती हूँ अमिताभ वर्मा जी के साथ आज की हमारी मुलाकात आपको बेहद पसंद आ गई होगी। देखिए, जब एक बहुत ही मल्टीटास्कर हमारे प्रोग्राम में शामिल होता है, एक हरफन मौला हमारे प्रोग्राम में शामिल होता है, जो सिनेमा की पेचीदगियों से वाकिफ़ है, सिनेमा के हर एक पहलू जाविये से वाकिफ़ है, तो बड़ा मज़ा आता है उनके साथ गुफ्तगू में, वार्तालाप में। उम्मीद करती हूँ आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आ गया होगा। लिखिएगा ज़रूर shiva.lateef@nw18.com पर। फिलहाल जाते जाते ज़रूर अवश्य कहना चाहूँगी
के अच्छी फिल्में देखना कभी ना भूलिए और अच्छा संगीत सुनना कभी ना भूलिए। अच्छी फिल्में हमें हकीकत से वाकिफ कराती हैं और अच्छा म्यूज़िक हमें दूसरे आलम में लेके जाता है और सुकून फराहम करता है। सपना वो बाय, टेक केयर, सायनोरा। एक नई शख्सियत के साथ मिलेंगे। टिल देन बाय बाय, खुदा हाफिज़। दिल ने फिर याद किया।